एनवायरमेंट और इकोलॉजी, इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट दैट आर। इको मार्क किसको दिया जाता है? बिल्कुल ऐसे मटका जैसा है ना, इसका साइन बना हुआ है इको मार्क का। और ये किसको मिलता है? जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, उनको इको मार्क का दर्जा, ये मतलब वो साइन लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो इसमें कौन कौन रहेगा? एक वॉलंटरी लेबलिंग है जो की जा सकती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीआईएस है, सर्टिफिकेशन करता है। तो इनके थ्रू होता है कि जो ये है इकोलॉजिकली सेफ है, जो आपके बीएसआई के निर्धारित मानक है उनके अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए ये अनुकूल है। The orderly sequence of change in vegetation of an area over time is described as, एक टाइम के बाद है ना, समय क्षेत्र की वनस्पति में परिवर्तन क्रमबद्ध क्रम में किस तरीके से होता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोम सक्सेशन, ट्रॉफिक लेवल या क्लाइमैक्स, ये सक्सेशन है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ सक्सेशन दिख रहा है कि देखो स्टार्टिंग में क्या होगा कि इनिशियली है ना प्राइमरी, बिल्कुल प्राइमरी सक्सेशन है, फिर सेकेंडरी सक्सेशन है, फिर लास्ट में फिर क्लाइमैक्स पे आती है चीज कि जब जैसे पहले तो बढ़ रही है डाइवर्सिटी, फिर धीरे धीरे क्लाइमैक्स। तो ये न्यूडेशन स्टार्टिंग में क्या रहेगी, फिर इन्वेजन होती है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, सीक्वेंशियली कैसे हो रहा है, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर रही है। तो इकोसिस्टम सक्सेशन में सबसे पहले न्यूडेशन है कि पहले कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद इन्वेजन आती है कि कोई इन्वेड कर रहा है, फिर कंपटीशन होता है और कोएक्शन होता है। दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में कंपटीशन आएगा, फिर उसका एक रिएक्शन आता है ना, और कुछ स्पीशीज कम हो जाती है और फाइनली स्टेबलाइजेशन हो जाती है, क्लाइमैक्स आ जाता है। तो ये प्रोसेस है यहाँ पे, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। और जो हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन कब इनिशिएट होती है कि नया बिल्कुल एरिया है, उससे पहले उसमें कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो कोई कोलोनाइजेशन होगी, प्लांट्स एनिमल्स वहां पर आ रहे हैं। जैसे पहली बार कैसे, जब लावा फ्लो होता है, ठीक है, तो नए पत्थर बनते हैं, इग्नियस रॉक्स, फिर उनके बाद जैसे लाइचन वगैरह स्टार्टिंग में वो अगर आते हैं तो प्राइमरी सक्सेशन हो जाता है। या फिर जैसे लैंडस्लाइड हो गया तो अब रॉक्स एक्सपोज हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं फंगस वगैरह थोड़ा लग जाएगा, कुछ उगेगा, फिर वो धीरे धीरे उसको ब्रेक कर रहा है। तो प्राइमरी सक्सेशन एक बार वो हो गया, इन्वेजन हुई, फिर सेकेंडरी सक्सेशन आती है कि जब एरिया ऑलरेडी उसमें कुछ उगा हुआ है, प्रीवियसली कोई इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, फिर वो डिस्टर्ब हो रही है, और या तो ओरिजिनल कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे आग लगी या कुछ भी ऐसा ना, जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है। तो नई कम्युनिटी जब मूव इन कर रही है, कोई इन्वेजन हो रहा है, तो प्राइमरी सक्सेशन नॉर्मली हम देखते हैं जैसे डिजास्टर्स होते हैं ना, फायर, फ्लड, विंड, ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंसान भी है ना, जैसे एंथ्रोपोजेनिकल कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं, उस वजह से जगह को चेंज कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं, पेड़ काट दिए, फिर सेकंड टाइम है ना, तो दूसरे सेकेंडरी सक्सेशन हो रही है। या सीजनल सक्सेशन है ना, ये किसकी वजह से होती है, जैसे सीजन के हिसाब से कोई भी चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई डिजास्टर्स इवेंट नहीं है, एक साइक्लिक इवेंट चल रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट का, स्पीशीज का, कम्युनिटीज का जो भी चेंज इन एनवायरनमेंट है। और चेंज इन एनवायरनमेंट क्यों हो रहा है, क्लाइमेट क्यों हो रहा है? सूरज की मूवमेंट की वजह से, है ना। सूरज इक्वेटर के पास है, फिर वो ना जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ जैसे हम नॉर्थ में तो गर्मी आ जाएगी, फिर कैप्रिकॉर्न की तरफ जा रहा है तो वो हमको ठंड हो जाएगी। तो यही है कि सीजनल सक्सेशंस भी होती रहती है। और क्लाइमैक्स है, और ये भी होता है, कई बार पूछ लेते थे कि डाइवर्सिटी मैक्सिमम कहां पर होगी, इस चीज को समझना। जैसे हम बात करते हैं ना कि जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स वाली स्टेज पे डाइवर्सिटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, जब ये कंपटीशन हो रहा है, कोएक्शन हो रहा है, ये वाला जो पीरियड है, रिएक्शन वाला पीरियड है, इसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है। क्यों? देखो, जो पुरानी स्पीशीज है वो भी रहेगी, जो नई स्पीशीज है, जो नई आ रही है, वो भी यहाँ पर होती है। फाइनली क्या होता है, कंपटीशन होने के बाद जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लास्ट में वो बचती है जो सर्वाइव कर रही है। तो क्लाइमेक्स में ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी कम होगी, लेकिन फिर वो ऐसा टाइम होता है, क्योंकि क्या है, चरमोत्कर्ष है नहीं, ये वहां पर स्थिरीकरण हो गया है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन हो चुका है, उसको हम क्लाइमैक्स बोलते हैं।
द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, ठीक है, शब्द किसने, परिस्थिति की शब्द किसने कॉइन किया था 1866 में? डार्विन, विटाकर, आर्थर टेंसले, अर्सन हैकल। ये कौन है? अर्नस्ट हैकल, ठीक है। तो ये जर्मन है, इन्होंने इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। इनके बाद हमारे डेनिश बॉटनिस्ट है यूजनिस्ट वॉर्मिंग, ये भी बहुत फेमस है, इन्होंने इस आइडिया को इलैबोरेट किया था। तो अर्न हैकल, ठीक है। तो वर्ड इकोलॉजी कहाँ से आया है? उकियोलॉजी, जर्मन साइंटिस्ट है, और ये बायो इकोलॉजी, बायोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन सब को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। फर्दर स्टडी क्या है? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, कोई भी जीव है और उसका पर्यावरण है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसको हम स्टडी करते हैं, जीव और पर्यावरण का इंटरेक्शन, इकोलॉजी। पेस्टिसाइड विच इज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, तो एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है कीटनाशक, स्प्रेड ऑन फूड क्रॉप, खाने के ऊपर कर दिया। फूड क्रॉप, ये फूड साइकिल कैसी है? क्रॉप, फिर उसको चूहे ने खाया, फिर सांप ने खाया, फिर हॉक ने खाया। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पर होगी? तो बायोक्यूमुलेशन होती है, तो है ना, उच्चतम साधारणता कहाँ है? ये हॉक में होगी, ठीक है, क्योंकि एक हॉक ने, देखो ना यहाँ पर पेस्टिसाइड्स में कितना था, वो बहुत सारे चूहे, फिर एक सांप कितने सारे चूहे खाएगा और ये कितने सारे सांप खाएगा, तो बायो एक्यूमुलेट करता जाएगा, तो हॉक के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दो शब्द होते हैं, एक बायो मैग्निफिकेशन, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन। तो जैसे बायो मैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि शरीर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। बायो एक्यूमुलेशन का क्या अर्थ है? मान लो कुछ चीज मैं खा रहा हूँ, ठीक है, तो न्यूट्रिशन मेरे अंदर आ रहा है, बाकी चीज शरीर से बाहर निकल गई, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो शरीर नहीं बचा पाता है, या वो लंबे टाइम, जैसे फैट्स है, फैट्स भी तो शरीर के अंदर रहते हैं, उसी तरीके से कोई केमिकल ऐसा होगा जो शरीर के अंदर इकट्ठा हो रहा है, वो बायो एक्यूमुलेट करता है, मतलब वो मेरे शरीर में इकट्ठा होता रहेगा। अगर मेरा शरीर उसको पचा नहीं पा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, जैसे यूरिनरी सिस्टम है, वो कुछ वेस्ट को निकालता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे पसीना है, इसके अलावा भी अगर कुछ शरीर में रह जाता है तो एक्यूमुलेट कर गया, इकट्ठा हो गया। और उसके बाद बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है? अब जैसे मान लो एक मछली खाई, उससे थोड़ा आया, यानी इस तरह से अगर मैं बहुत सारा मटेरियल खा रहा हूँ जिसके अंदर वही केमिकल है, तो उसके वजह से वो मैग्नीफाई करता है, और ट्रॉफिक लेवल्स में बढ़ता जाता है, तो वो मैग्निफिकेशन होता रहता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये क्या है? पॉल्यूटेंट्स कंसंट्रेट हो रहे हैं, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक में जाएंगे, वो मैग्निफिकेशन है। एक्यूमुलेशन एक लेवल पे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो फूड चेन में ये पास करता रहता है, और जो सबसे ऊपर होगा उसको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। The Kigali Agreement was an amendment to which of the following international convention aimed at conserving environment? ठीक है, तो कौन सा है प्रोटोकॉल जिसको, जैसे किगाली अभी रिसेंटली एम किया गया है इसके लिए, इसको चेंज करने के लिए, तो किगाली अभी किसके लिए है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में आया था, उसको एक तरीके से ऐसे ना उसमें चेंज लाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो किगाली की अगर हम बात करते हैं, अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, और ये किस चीज के लिए हुआ था? अगर कि हम धीरे धीरे जो हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करेंगे, ये बात किगाली में की गई थी। तो 2016 में किगाली अमेंडमेंट है ना, इसमें क्या है कि हम जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इनको कम करेंगे बाय मोर देन 80% अगले 30 साल में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से दिक्कत क्या होती है? ओजोन, क्लोरोफ्लोरो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, वो हम कम कर रहे थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर, ठीक है, सबसे पहले हम आए थे। फिर आजकल क्या है, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी हमने कम करना है, इनको भी डिक्रीज करना है एनवायरमेंट के अंदर। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से सीएफसी है ना, सीएफसी हमारा क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये डायरेक्टली डिप्लीट करता है, ठीक है, और ये किस में? पहले रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता था, है ना, और फिर हमने इसको, या एसी वगैरह इस सब में यूज हो रहा है, इसको रिप्लेस किया एचएफसी से, ठीक है, और आजकल एचसीएफसी भी डिस्कशन में आ रहा है, और इनको कम करा, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम सबसे ऐसे कि अच्छे से ये अप्लाई हो पाया, ठीक है, क्योंकि हम ये चीज देखते हैं ना कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन रुकी है, और यही है कि ऐसा नहीं कि
ओनली एग्रीमेंट जो अच्छे से अप्लाई हो पाया, लेकिन कोयोटो वगैरह है उसमें हम इतना अभी तक अचीव नहीं कर पाए जो हम टारगेट्स चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी HFC ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करेगा। एम स्ट्राइक है ना, ये न्यूज में चला रहता है। एम स्ट्राइक ये किस चीज के लिए? कैप्टिव ब्रीडिंग है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टाइगर एंड टाइगर रिजर्व्स, इंडिजिनस सैटेलाइट सिस्टम या सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। ये हमारे एम स्ट्राइक बाघ जो है, टाइगर है ना, बाघ अभयारण्यों में बाघों के लिए निगरानी तंत्र, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये चीज देखी जाती है एम स्ट्राइक। ठीक है, तो कौन करता है इसको? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने अभी अपग्रेड किया है मैकेनिज्म को। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या करते हैं, कैसे मॉनिटर करेंगे ये टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, जैसे पग मार्क देखते हैं, उसके अलावा कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं, यानी कि अगर वहां से जा रहा है उसको फोटो लेते हैं, रात को कोई जानवर उसके सामने से जाएगा फोटो, और उससे फिर वो चेक हो जाता है कि कितने हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग टाइगर्स। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ रहे हैं। यूट्रोफिकेशन ऑफ बॉडी, वाटर बॉडी नेसेसरी इन्वॉल्व्स। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? बिल्कुल, न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, उससे एल्गी उगेगा, एल्गी बढ़ेगा, और एल्गी बढ़ने की वजह से पानी की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, और फिर पानी जो है उस वो एक तरीके से डेड ही हो जाता है, लाइफ खत्म हो जाती है, क्योंकि बाद में जिसमें एल्गी उगा वो एल्गी भी सड़ेगा, है ना, उसको सड़ने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, और वहां की लाइफ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यूट्रोफिकेशन में नेसेसरी चीज क्या है? इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ वाटर बॉडी, कि पानी धीरे धीरे गर्म होना चाहिए, चीज नहीं है। इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दी वाटर बॉडी, ये चीज है। ठीक है ना, कि इनफ्लो जो न्यूट्रिएंट्स का है वो इसमें जरूरी है। बाकी कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है, कैल्शियम जमा हो जाएगा बेड पे, ये चीज जरूरी नहीं है, नेसेसरली नहीं है, बट न्यूट्रिएंट्स है ना। न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो इसका आंसर 2 ओनली होगा। तो न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम आजकल तो फर्टिलाइजर है ये यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर, एनपीके यूज करते हैं हम, एनपीके फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो ये फास्फोरस और नाइट्रोजन के जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, ये पानी के साथ मिक्स होके हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज है इनमें चला जाता है, और फिर वहां जाके क्योंकि न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाएंगे, एल्गी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, और फिर एल्गी जितना भी ऑक्सीजन है वो यूज कर लेता है। ठीक है, और जितनी भी लाइफ है ये ना इस तरह से उग जाएगा कि ऊपर सरफेस में आ जाएगा, सूरज नहीं घुसने देगा अंदर, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बाकी सारी लाइफ जो है उसको खत्म कर देगा। तो इसमें हो क्या रहा है, प्रोसेस इंक्रीजिंग बायोमास जनरेशन इन वाटर बॉडी, बायोमास बढ़ेगा, है ना, कंसेंट्रेशन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बढ़ रही है, फॉस्फेट और नाइट्रेट, इस वजह से न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ग्रोथ हो जाएगी एक्वेटिक प्लांट्स, है ना, मैक्रोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टन। बट स्पेसिफिकली इसमें हम क्या देखते हैं, एल्गी बढ़ जाता है, और एल्गी क्विक बढ़ता है, उस वजह से बाकी चीजों को भी खत्म कर देता है, इसमें लाइफ ही खत्म हो जाती है। यूट्रोफिकेशन, ठीक है, इसमें वही दिखाया हुआ है कैसे न्यूट्रिएंट लोड हम कहते हैं बढ़ता है, फिर प्लांट्स फ्लरिश करेंगे और धीरे धीरे एल्गल ब्लूम होने लग जाएगा, एल्गल ब्लूम से ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, एल्गी के बढ़ने से सनलाइट रुकेगी, है ना, और प्लांट्स तक नहीं पहुंचेगी, बाकी प्लांट भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डिप्लीटेड ऑक्सीजन है स्टिल, जैसे यहाँ पर जो जितने भी प्लांट्स मर रहे हैं इनको भी सड़ाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ओवरऑल ऑक्सीजन कम हो जाएगा, इसलिए इकोसिस्टम की डेथ हो जाएगी, फिश वगैरह इसमें सब खत्म हो जाएगी। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, जो भी ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, ऐसा क्यों है? A continuous loss of energy due to metabolic activity puts limit on how much energy is available in higher trophic levels. मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है शरीर के अंदर, है ना, ऊर्जा का निरंतर यूज हो रहा है, इस वजह से, है ना, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो लिमिट्स में, हम कहते हैं ना कि ट्रॉफिक लिमिट्स में, तो ट्रॉफिक लेवल्स में, तो उच्च पोषण स्तरों में ऊर्जा कम उपलब्ध होती है। क्या ये बात ठीक है? ठीक बात है। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन बीइंग ट्रांसफर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। क्या एनर्जी का लॉस भी होता है? अब जैसे हम हैं, हमारी भी तो बॉडी इतनी एनर्जी रोज
ना लूज कर रही है, तो हर बॉडी जितनी भी है वो एनर्जी लूज करती है। तो दोनों चीजें यहाँ पर ठीक होगी। और ये क्वेश्चन भी आता है कौन सा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट ही होगा, है ना। जो हमारा एनर्जी का पिरामिड है हमेशा अपराइट होता है। और जो सूरज की एनर्जी आ रही है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इसको ले रहे हैं, फिर प्राइमरी के बाद फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, कैसा होता है 10% रूल होता है। ये हायर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी ही आती है, सूरज से 1% लेते हैं, बाकी फिर 10% जैसे ऊपर जाते जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी ऊंचा एनर्जी पिरामिड नहीं हो सकता। जैसे देखो ना 100 है, 100 का 10 बनेगा, 10 का 0.1, 1 का 0.1, फिर 0.01, तो ट्रॉफिक लेवल इसीलिए ज्यादा नहीं होते हैं इसमें। जैसे हम एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रैफिक लेवल एंड लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर टू अनदर ट्रैफिक लेवल। तो कितना एनर्जी लेवल पास हो रहा है और उस टाइम पर कितना, जैसे ये एनर्जी हीट की तरह लूज कर रही है और एक दूसरे लेवल पे एनर्जी जा रही है, गर्मी की तरह भी जो एनर्जी रिलीज होती है, ये हमारे एनर्जी। इसीलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। बाकी जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी है एक, इसमें एनर्जी दिख रही है कि 90% लॉस होता है, ये भी ध्यान रखना कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे जाने पर 90% ऊर्जा सिर्फ 10% ही जा रही है क्रॉस, है ना, 90% खत्म हो जाती है। फिर जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे छोटे छोटे इतने सारे प्लांट्स हैं, फिर एनिमल्स खा रहे हैं, फिर इनको सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे हैं, और फिर थर्ड कंज्यूमर जो बहुत बड़ा कंज्यूमर होगा। उसी तरीके से पिरामिड ऑफ नंबर्स है, जैसे यहाँ प्लांट्स बहुत सारे खाएंगे, है ना, फिर उसके बाद नंबर, ये पॉपुलेशन का साइज कम होता जाएगा, और फाइनली एक टॉप प्रेडेटर होता है जो थर्ड लेवल कंज्यूमर हम कहते हैं, जैसे शेर है, ये सब प्रेडेटर्स है, टॉप नॉच प्रेडेटर्स। यहाँ पर पिरामिड है अपराइट। यूजुअली हाई बायोडाइवर्सिटी इज विटनेस्ड इन इकोटोन। इकोटोन में जैव विविधता ज्यादा होती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इकोटोन इज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, दो या दो से ज्यादा डाइवर्स सिस्टम के बीच की जगह है। कैसा है इकोटोन, एंड इकोटोन है, तो इकोटोन है क्या, कि दो, जैसे एक इकोसिस्टम है और दूसरा इकोसिस्टम है, उनके बीच की जो जगह होती है उसको इकोटोन कहते हैं। जैसे यहाँ लेक है और यहाँ मार्शलैंड है, तो एक ऐसी जगह होगी जहां पर थोड़ा थोड़ा लेक भी होगा, थोड़ा थोड़ा लैंड भी होगा। उसी तरीके से जैसे मार्श है और मार्श और फिर फॉरेस्ट, इसके बीच का एरिया, तो यहाँ पर फॉरेस्ट की स्पीशीज भी मिलेगी, यहाँ पर मार्श की स्पीशीज भी मिलेगी, यहाँ पर लेक की स्पीशीज भी मिलेगी, मार्श की स्पीशीज भी मिलेगी। तो जो एरिया है इकोटोन, बीच की जगह, है ना, तो क्या इकोटोन एक जंक्शन है? यस, एन इकोटोन इज हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अमंगस्ट ऑल इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम है, क्या इसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है? ये चीज हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जगह है भी हो सकती है। स्पेसिफिकली हम देखते हैं जैसे हमारा इक्वेटोरियल इकोसिस्टम है, वहां पर है, ठीक है, तो है बहुत ज्यादा और जगहों पर भी। यहाँ तो बस ये है कि रिलेटिवली, अब जैसे मान लो लेक है और यस वैरायटी ज्यादा होगी, ठीक है, बट हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहना थोड़ा टफ हो जाएगा। अदरवाइज जैसे यहाँ लेक का भी है और मार्च का भी है, दोनों होंगे, इस तरह से कहा, तो इसका आंसर वन ओनली हम कह सकते हैं। तो इकोटोन क्या है ना, इट्स अ जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन। जंक्शन है, ट्रांजिशन है बिटवीन टू बायोम्स। तो ये जोन दो कम्युनिटी यहाँ पर मिलती है, इंटीग्रेट करती है। मैनग्रोव जोन है, मैनग्रोव है, इकोटोन है, ये मेरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। ग्रासलैंड है, जंगल और डेजर्ट के बीच में। एस्चुरी है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में। रिवर या मार्शलैंड है, ड्राई और वेटलैंड के बीच में। इकोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी कैसी होती है, देखो इकोटोन नैरो भी हो सकता है, मतलब छोटा, जैसे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच में, या बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे एक तरफ फॉरेस्ट हो और दूसरी तरफ डेजर्ट हो तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किस चीज पे डिपेंड करती है इसकी कंडीशन, कि आसपास का इकोसिस्टम कैसा है। जोन ऑफ टेंशन की हम बात करते हैं ना, कि जोन ऑफ टेंशन है दोनों इकोसिस्टम के बीच में, क्योंकि वो दो तरह की जो वेराइटीज है वो वहां मिल रही है, तो वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ compete भी करती है, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी
है ना, यहाँ पर ज्यादा होगी। आउटगोइंग कम्युनिटी ये डिक्रीज करती रहती है जैसे जैसे आप कम्युनिटी की तरफ या इकोसिस्टम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बाकी इकोटोन है, इसमें कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो दोनों इकोसिस्टम में नहीं मिलते। कभी कभी है वो एक ना ऐसी वेरिएशन आ जाती है जो दोनों जगह, जैसे हमारा डेजर्ट और फॉरेस्ट है, तो बीच में कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी जो अपने आप को मैनेज कर रही है। ठीक है, तो डेजर्ट में मिल सकती है, फॉरेस्ट में मिल सकती है, मतलब वहां जनरली नहीं मिलेगी, उस जगह पर ही मिलेगी। कई बार ऐसी वेरिएशंस भी आ जाती है इकोटोन में। What do you understand by ecological footprint? है ना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ हम क्या समझते हैं? नॉन मॉनिटरी असेसमेंट ऑफ, वैसे है क्या है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? हम बेसिकली कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, हमारे फुट का कितना प्रिंट पड़ रहा है नेचर के ऊपर। तो नॉन मॉनिटरी असेसमेंट ऑफ इकोसिस्टम इंटीग्रिटी, हेल्थ एंड रेजिलियंस, तो पैसे के अलावा हम देख रहे हैं कि, है ना, नॉन मॉनिटरी असेसमेंट करें। द वे इन विच इकोलॉजिकल एजेंट्स रिवील देयर प्रेफरेंस थ्रू इकोलॉजिकल एक्टिविटी, तो जैसे इवेंट हो रहे हैं, एजेंट्स उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस दिखा रहे हैं। डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम व्हिच व्हेन सरपास्ड इज टू सिवियर टू अलाउ रिकवरी ऑफ इकोसिस्टम, इतना इकोसिस्टम को खराब कर दिया कि फिर वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता, मतलब जो उसकी इलास्टिक लिमिट है उसको ब्रीच कर दिया। और an index of an area of productive ecosystem required to produce the resources used and to assimilate the waste produced by a defined population। ठीक है, क्या इस चीज को हम कह सकते हैं क्या है कि, है ना, एक उत्पादक परिस्थिति तंत्र कि क्षेत्र का एक सूचकांक जो उपयोग किए गए संसाधनों का उत्पादन करने को और परिभाषित आबादी द्वारा उत्पादित कचरे को आत्मसात करने के लिए आवश्यक है। हमने अब वही है कि अगर हम जैसे प्रिंट आउट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कितने पेड़ कट रहे हैं, अब उस चीज को देखो ना, कागज कितना यूज हो रहा है, तो वो हमारा फुटप्रिंट हो गया कि कहीं ना उस हमको इकोसिस्टम से वो रिसोर्सेज ले रहे हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक ये चीज कि कोई भी रिसोर्स अगर आप नेचर से यूज कर रहे हो उसको देखा जाता है। और दूसरी चीज क्या देखी जाती है कि अगर हम कोई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है। मान लो हमने, जैसे कई बार होता है कि सीवेज वाला पानी है वो नेचर में चला गया तो उसका पानी खराब हो रहा है, अब धीरे धीरे उसको वापस ठीक करने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो दोनों एस्पेक्ट्स इसमें देखे जाते हैं, वेस्ट को एसिमुलेट करना। तो यहाँ हम क्या बात करें, ये मेजर है ह्यूमन की डिमांड अर्थ के इकोसिस्टम के ऊपर। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है कि जो डिमांड है नेचुरल कैपिटल के नाम, इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं हम इकोलॉजी के साथ, इसे पैसे को, कि हम सच में उससे कितना खराब कर रहे हैं नेचर को और उसकी कैपेसिटी रीजनरेट करने की। तो इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और सी एरिया, कितना नेसेसरी है, कितनी जमीन और कितना ओशियन चाहिए कि जो हमारी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कंज्यूम करे, और जो वेस्ट है उसको एसिमुलेट कर सके। इसको कैसे हम देखते हैं, ग्लोबल हेक्टेयर्स में देखते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है, ये हर साल हमारी रिपोर्ट निकालता है। अब तो इवन ये बात करने लगे हैं कि, है ना, हमको जो हमारी डिमांड जब हो गई है 1.5 अर्थ चाहिए हमको, पूरे अर्थ से नहीं हो पाएगा, है ना, वी नीड 1.5 अर्थ। जैसे फुटप्रिंट में इसमें कार्बन फुट, जैसे स्पेसिफिक टर्म तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इसमें कार्बन फुटप्रिंट के अंदर हम क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिट कर, कहाँ से, जैसे फ्यूल है ना, गाड़ियों में है, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल गैस, रिसाइकलिंग, वेस्ट, ऑफसेट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में हमारा कितना एमिशन हो रहा है, इसको हम कार्बन फुटप्रिंट की तरह भी देखते हैं। तो ये हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो लाइफस्टाइल है, जैसे हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में अनसस्टेनेबल है, और जैसे इट विल रिक्वायर 5 अर्थ टू फुलफिल द लाइफस्टाइल डिमांड। और एक और कॉन्सेप्ट है आजकल, अर्थ ओवरशूट डे। ठीक है, अर्थ ओवरशूट डे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है वो ये देखता है जैसे ना कि जो हमारी डिमांड है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको, मतलब कितने दिनों में हमने वो, एक तरह से ना कि एक साल में जो प्रोड्यूस कर सकता था अर्थ, उसको हमने कितने दिनों में उसको कंज्यूम कर चुके हैं, कि जल्दी हम कंज्यूम कर चुके हैं और वो अब उतना रिवाइव नहीं हो सकता। ठीक है, ओवरशूट लेगी, इस तरह से हम देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग द वर्ल्ड बायो कैपेसिटी,
बाय द नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्स जनरेटेड बाय अर्थ दैट ईयर। उस साल में जितने रिसोर्सेज धरती जनरेट कर रही है उसको 365 दिन से डिवाइड कर देते हैं, इतना जनरेशन होगा। और फिर दूसरा देखते हैं कि इसको कितना जल्दी हमने खत्म कर लिया। तो अब क्या हो रहा है, देखो जो चीज रिप्लेनिश हो सकती थी, जो चीज दोबारा ठीक हो सकती थी, उनको हमने देख लिया। अब उसके अलावा हम जो भी कर रहे हैं ना, फिर वो वापस ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे पेड़ों को हम काटते हैं, अगर हम सस्टेनेबली पेड़ों को काटे, हम यूज कर सकते हैं। कुछ जगह पर लबरिंग सस्टेनेबली हो सकती है, हो रही है, यूरोप वगैरह। जैसे आप देखोगे ना कि रशिया है, यूएस है, ऊपर कनाडा है, ये लोग लंबरिंग करते हैं, प्रोफेशनल लंबरिंग होती है, पेड़ काटते हैं। बट ये उस हिसाब से काट रहे हैं कि इतना काटा उतना, फिर उतने टाइम में उग भी जाएगा। बट जैसे रेन फॉरेस्ट में लंबरिंग हो रही है, जैसे इक्वेटर के पास रेन फॉरेस्ट है, एक बार उसको काटते हैं और रिप्लेनिश ही नहीं होता, दोबारा से उगते ही नहीं। ठीक है ना, वहां पर एक बार काटा, तो वहां पर जमीन साफ करी, उसके बाद उस जमीन की जो टॉप लेयर है वो, बारिश क्योंकि रोज शाम को होनी है, 4 o'clock शावर होता है इक्वेटर में, तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर अब वो क्या, अब हमने यूज तो कर लिया वो, बट क्या वो रिवाइव हो सकता है? वो रिवाइव नहीं हो, इस तरीके से हम देखते हैं। तो इकोलॉजिकल ये देखते हैं फुटप्रिंट हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 365 डेज के साथ। ओवरशूट डे, अब यही बात हो रही है कि हर साल ओवरशूट डे जल्दी आ रहा है। What symbiotic relationship is exemplified by lichens? ना, लिचन बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं, क्या क्या इसमें फंगस और एल्गी ये एक साथ आते हैं। ठीक है, अब इसमें कि किस तरीके का रिलेशनशिप इनके बीच में है कि एल्गी ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर और मिनरल, और फंगस खाना दे रहा है, या फंगस शेल्टर दे रहा है, वाटर मिनरल दे रहा है, और एल्गी खाना दे रहा है। फंगस मिनरल बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहा है, डिकेड मैटर फंगी को बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासाइट। तो इसमें क्या होता है, फंगस है वो शेल्टर देता है, वाटर और मिनरल देता है, और एल्गी है वो खाना बनाता है। ये इसका आंसर है। तो लाइकन है, फंगस एल्गी साथ में आगे, और ये क्या है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में हम क्या बात करते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो सिम्बियोसिस क्या है, ये एक क्लोज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है दो इंडिविजुअल के ऊपर, अलग अलग स्पीशीज के, तो वो सेम स्पीशीज के नहीं है। ठीक है, और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में दोनों को फायदा होता है। ठीक है, और इसमें या तो लाइकन है ना, सिंगल ऑर्गेनिज्म इस सिम्बियोसिस हो रहा है फंगस के साथ, साइनोबैक्टीरियम है एल्गी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इवन जैसे हम देखते हैं कि जूज़ैंथले और कोरल रीफ है ना, वो भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, सहजीवन है दोनों, बट एक ही स्पीशीज के नहीं है वो। ठीक है, जैसे जूज़ैंथले और कोरल रीफ में हम बात करते हैं ना, जूज़ैंथले है उसको वहां प्रोटेक्शन मिल रही है, वो खाना दे रहा है, और कोरल उसकी वजह से जी पा रहे हैं। बाकी देखो, एक है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। कंपटीशन में क्या हो रहा है, एक है ना, दोनों compete कर रहे हैं, एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। खाना लिमिटेड है, एक को रोटी मिलेगी तो दूसरे को नहीं मिलेगी। ठीक है, कंपटीशन या रिसोर्स यूज टाइप, इसमें डायरेक्ट इनहिबिशन हो रही होती है। फिर अमेंसलिज्म होगा। अमेंसलिज्म में क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा दूसरे को, तो हाँ, एक को फायदा, एक को नुकसान तो दूसरे को जैसे नीचे जो लगने वाली चीज। नहीं देखो अमेंसलिज्म, तो अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा, जैसे ट्री है ना, ट्री के नीचे ग्रास, तो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट उसकी छाया से ग्रास उग नहीं पा रहा है। अमेंस तो एक इनहिबिट हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पैरासिटिज्म है, ये डायरेक्टली नुकसान कर रहा है दूसरे को, जैसे कोई कीड़ा है ना, पेड़ में कीड़ा लगा हुआ है, तो कीड़ा पेड़ को खाएगा, तो इसको फायदा हो रहा है, रोटी मिल रही है, बट पेड़ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो पैरासाइट्स। और प्रेडेशन है ना, ये भी प्रेडेटर है, एक है दूसरे को प्रेडेट कर रहा है, खा रहा है। ठीक है ना, प्रेडेटर है, तो दूसरा खत्म ही हो जाएगा। कमेंसलिज्म ना, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पेड़ के ऊपर पंछी रहते हैं ना, बर्ड्स रहते हैं, तो बर्ड्स को घर मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, पेड़ को कोई फर्क नहीं है। और प्रोटो कोऑपरेशन है ना, फेवरेबल है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। जैसे प्रोटो कोऑपरेशन में कि कोई जानवर है, जानवर के ऊपर वो नहीं होते
टिक खाने के लिए, अगर वो आएगा पंछी, है ना, कंपलसरी तो नहीं है आने के लिए, बट हाँ पंछी आके कई बार वो खा रहे होते कीड़े। आपने देखा होगा एलिगेटर ने ऐसे मुंह खोला हुआ होता है और वो बर्ड्स उसके अंदर से वो चुग रहे होते हैं खाना, तो उसके अपने दांत की सफाई हो जाएगी और हाँ वो दूसरे बंदे को रोटी मिल जाएगी। बट ये कंपलसरी नहीं है कि वो रहना ही पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअलिज्म है जैसे, इसमें कंपलसरी होता है, ऑब्लिगेटरी, जैसे हाँ जैसे लाइकन की हम बात करते हैं, या फिर अभी हम बात करते हैं कोरल रीफ, जूजैंथली। नहीं तो जैसे जूजैंथली चले जाते हैं तो, है ना, हम बात नहीं करते कि कोरल रीफ वाइट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ हो जाती है, तो उस तरह से मेडिटेरेनियन